लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं जनता जर्नलिस्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मोहान में स्थित एक सरकारी दवा फैक्ट्री इन दिनों राष्ट्रीय बहस का विषय बनी हुई है। वजह है इसका निजीकरण। इंडियन मेडिसिन फार्मा कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IMPCL, जो दशकों से आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का निर्माण कर रही थी, अब एक निजी कंपनी के हाथों में चली गई है। केंद्र सरकार ने इसे 121 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत पर बेच दिया है। सरकार इसे रणनीतिक विनिवेश कह रही है, लेकिन कर्मचारी, स्थानीय लोग और कई राजनीतिक नेता इसे पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका बता रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक सरकारी कंपनी बिक गई। सवाल यह है कि क्या एक ऐसी कंपनी जो वर्षों से काम कर रही थी, उत्पादन कर रही थी और आयुष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, उसे बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या इस फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों पर पड़ेगा या पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर? सबसे पहले समझते हैं कि IMPCL आखिर है क्या। मोहान स्थित ये संस्थान देश की प्रमुख आयुर्वेदिक और यूनानी औषधि निर्माण इकाइयों में गिना जाता है। यहाँ वर्षों से च्यवनप्राश, आसव, अरिष्ट, तेल, क्वाथ और कई पारंपरिक दवाओं का निर्माण होता रहा है। आयुष मंत्रालय और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को दवाएं उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को उद्योग से जोड़ने वाला एक बड़ा केंद्र थी। लेकिन मई 2026 में इस संस्थान का स्वामित्व बदल गया। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद स्काई मैप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाकर इसे खरीद लिया। कागजों में एक कारोबारी सौदा है, लेकिन जमीन पर इसके असर को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है। IMPCL में लगभग 60 स्थायी और करीब 450 अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे, यानी 500 से अधिक परिवार सीधे तौर पर इस संस्थान पर निर्भर थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय ग्रामीण जड़ी बूटियां बेचते थे, कई लोग गोबर के उपले और लकड़ी की आपूर्ति करते थे, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, पैकेजिंग और सप्लाई चेन से जुड़े थे। आसपास के छोटे दुकानदारों का कारोबार भी इसी फैक्ट्री की वजह से चलता था। यानी IMPCL सिर्फ 500 कर्मचारियों की फैक्ट्री नहीं थी, इसके साथ स्थानीय जड़ी बूटी संग्राहक, गोबर के उपले बेचने वाले ग्रामीण, ट्रांसपोर्टर, पैकेजिंग से जुड़े लोग और आसपास के छोटे व्यापारी भी जुड़े हुए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र थी। इसलिए निजीकरण का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। यही वजह है कि निजीकरण के बाद सबसे ज्यादा चिंता अस्थायी कर्मचारियों में दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार स्थायी कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि तक नौकरी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई स्पष्ट गारंटी नहीं है। स्थानीय लोगों को डर है कि निजी कंपनी लागत कम करने के नाम पर कर्मचारियों की संख्या घटा सकती है या स्थानीय खरीद को सीमित कर सकती है। लेकिन इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। सरकार अक्सर घाटे में चल रही कंपनियों के निजीकरण का तर्क देती है। कहा जाता है कि बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है और निजी क्षेत्र उन्हें बेहतर ढंग से चला सकता है। लेकिन IMPCL के मामले में यही सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि अगर कंपनी लगातार उत्पादन कर रही थी, आयुष क्षेत्र में काम कर रही थी और पहले सरकार को डिविडेंड भी दे चुकी थी, तो फिर उसे बेचने की जरूरत क्यों पड़ी? कर्मचारी संगठन का दावा है कि कंपनी लाभ में थी। सोशल मीडिया और विभिन्न बयानों में यह भी कहा गया कि 1983 से लेकर अब तक कंपनी लगातार मुनाफे में रही। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जयपाल सिंह रावत का आरोप है कि कंपनी की वास्तविक परिसंपत्तियां बिक्री मूल्य से कहीं अधिक थी। उनका दावा है कि कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ रुपए की FD थी और करीब 40 करोड़ रुपए की GST वापसी आनी बाकी थी। कर्मचारियों का आरोप है कि इन तथ्यों को देखते हुए कंपनी का वास्तविक मूल्य कहीं ज्यादा था। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि निजीकरण के विरोध का सबसे बड़ा आधार यही रहा कि कंपनी को घाटे में चल रही इकाई नहीं माना जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस निजीकरण का विरोध
केवल कर्मचारी संगठनों या विपक्षी दलों तक सीमित नहीं था। सोशल मीडिया पर सामने आए दस्तावेजों और दावों के अनुसार केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री और भाजपा सांसद अजय भट्ट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई थी। बताया जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर आईएमपीसीएल को बचाने की मांग की थी। उनके अनुसार ये कंपनी न सिर्फ लाभ में थी, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत भी थी। उन्होंने ये आशंका भी जताई थी कि निजीकरण के बाद रोजगार और पलायन की समस्या बढ़ सकती है। यहीं से ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। जब कर्मचारी विरोध कर रहे थे, विपक्ष सवाल पूछ रहा था और सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं की ओर से भी चिंता व्यक्त की जा रही थी, तब आखिर ऐसा क्या कारण था कि सरकार ने इस फैसले को अंतिम मंजूरी दे दी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। आईएमपीसीएल को बचाने की लड़ाई भी नई नहीं थी। दिसंबर 2024 में कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कर्मचारियों ने उन्हें बताया था कि सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और इससे सैकड़ों परिवार प्रभावित हो सकते हैं। उस समय कर्मचारियों ने यह दावा किया था कि कंपनी घाटे में नहीं है और नियमित उत्पादन कर रही है। लेकिन विरोध, ज्ञापन, धरने और राजनीतिक समर्थन के बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और अंततः मई 2026 में निजीकरण हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ रोजगार के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। इसे उत्तराखंड के व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से जोड़कर देखना होगा। उत्तराखंड पहले से ही पलायन की समस्या से जूझ रहा है। राज्य के हजारों गांव आंशिक या पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में बड़ी संख्या में लोग मैदानों और महानगरों की ओर जा चुके हैं। ऐसे समय में यदि किसी क्षेत्र की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई में रोजगार कम होता है, तो ये सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के सामाजिक भविष्य का सवाल बन जाता है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे सिर्फ फैक्ट्री की बिक्री नहीं, बल्कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला फैसला मान रहे हैं। हालांकि इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सरकार और निजीकरण समर्थक विशेषज्ञों का तर्क है कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं, बल्कि नीति बनाना है। उनका कहना है कि निजी क्षेत्र निवेश लाता है, तकनीक लाता है और उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। उनके अनुसार यदि नई कंपनी निवेश करती है, उत्पादन बढ़ाती है और बाजार का विस्तार करती है, तो इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ संभावना है। जमीनी स्तर पर लोग भविष्य को लेकर आशंकित हैं। उन्हें डर है कि निजी कंपनी का प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि लाभ कमाना होगा। ऐसे में लागत कम करने का दबाव कर्मचारियों और स्थानीय सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है आयुर्वेद का बढ़ता बाजार। आज भारत दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा और आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करता है। आयुर्वेदिक उत्पादों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में एक प्रमुख सरकारी आयुर्वेदिक दवा निर्माता संस्थान का निजीकरण कई लोगों को विरोधाभासी लगता है। वो पूछते हैं, यदि आयुष क्षेत्र भविष्य का क्षेत्र है, तो फिर ऐसी इकाई को आधुनिक बनाकर और मजबूत क्यों नहीं किया गया? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि मोहान की इस फैक्ट्री के बाहर चिंता है, कर्मचारियों में असुरक्षा है और स्थानीय लोगों के मन में कई आशंकाएं हैं। वहीं सरकार और नई कंपनी ये संदेश दे रही है कि इससे विकास और निवेश का रास्ता खुलेगा। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? सरकार कह रही है कि निजीकरण से विकास होगा, कर्मचारी कह रहे हैं कि रोजगार जाएगा, नई कंपनी कह रही है कि निवेश आएगा और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनकी आजीविका खतरे में है। सच क्या है, इसका जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलेगा। इसका जवाब अगले 1-2 साल में मिलेगा, जब ये पता चलेगा कि मोहान की इस फैक्ट्री में रोजगार बढ़ा या घटा, स्थानीय लोगों की आय बढ़ी या कम हुई, और क्या आयुर्वेद की इस सरकारी विरासत को निजी हाथों में सौंपने का फैसला वास्तव में जनता के हित में था। अगर आईएमपीसीएल घाटे में होती तो निजीकरण का आर्थिक तर्क समझ में आता, लेकिन जब कर्मचारी संगठन, स्थानीय लोग, विपक्षी दल और यहां तक कि भाजपा के कुछ नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि कंपनी लाभ में थी, तब असली सवाल ये है, क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सफल इकाइयों को भी बेचने की नीति पर आगे बढ़ रही है? नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।